वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सुरेश वर्मा आपके लिए एक नया पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। लेकिन उसके उपरांत हम पहले ये जान लेते हैं कि हमने अभी तक अपना सिलेबस पढ़ा। अभी तक पिछले वीडियो को हमने देखा जाना, जो 5 तारीख को वीडियो आपको मिला उसमें हमने देखा और जाना समझा अपने सिलेबस तक की बात। लेकिन अब हम अगली जो श्रृंखला आपको कुछ अतिरिक्त, आपके सिलेबस के अतिरिक्त कुछ देना चाहेंगे, वो है आज हम आपको संज्ञा, कल अगली बार सर्वनाम, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, पत्र लिखना, निबंध लिखना, ये सारी चीज़ें हम अब कुछ वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे। देखिए हमारे सामने क्या है, संज्ञा की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं कि होती क्या है संज्ञा। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि तथा के नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे नाम ले लें, अगर श्याम, अगर चीज का नाम लें अगर किसी, तो आम। अगर हम किसी विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द का नाम लें तो मिठास, जैसे कि मिठाई मीठी होती है। ठीक है, तो हाथी आदि, इस प्रकार से जो भी नाम आते हैं हमारे, वो संज्ञा होते हैं। संज्ञा सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। जो सार्थक शब्द, हमारे 8 सार्थक शब्द होते हैं, उनमें से संज्ञा जो हमारी है वो एक है। यानी कि व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। व्याकरण में, हमारी हिंदी भाषा में, हमारी हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा है वो एक विकारी शब्द है। हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था, अभी रिवीजन भी करा रहे हैं, तो उसमें भी ये बताया है कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की सब कैटेगरी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और ये सारे चीज़ें। तो पहले हम कहेंगे विकारी, जिनका रूप बदला जा सकता है, वह शब्द होते हैं। और ये जो संज्ञा है वो विकारी शब्द के कैटेगरी में आती है। देखिए संज्ञा, अंग, भेद, उदाहरण। संज्ञा के कुछ अंग होते हैं, यानी कि हम उसको भेद और उदाहरण के रूप में जानेंगे। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आइए हम अब जानते हैं संज्ञा की डेफिनेशन तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम इन संज्ञा के 5 पद होते हैं। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, लिखित, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों पर ध्यान दीजिए। रमेश कल कोलकाता जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, शेर दहाड़ता है, ईमानदारी अच्छी बात है, इसकी ऊंचाई देखो। अब देखिए जो वाक्य आपको दिए हैं, इसमें रमेश एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब देखिए रमेश कल कलकत्ता जाएगा, कौन जाएगा? रमेश जाएगा। फिर कोलकाता एक शहर का नाम है। ठीक है, फिर देखिए पहले शब्द की ही विशेषता है, कोलकाता एक शहर है। फिर पुस्तक एक वस्तु का नाम है, पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है। शेर एक जानवर का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी ईमानदारी एक भाव का नाम है। ईमानदारी हमारी एक भाव है, भाव से ही प्रकट होता है जो भी, तो वो होता है हमारी ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी जो है एक भाव का नाम है। ऊंचाई से ऊंचा होना का भाव प्रकट होता है। यह सभी पद संज्ञा के हैं, संज्ञा हैं, और संज्ञा पद का अर्थ है नाम। संज्ञा पद का नाम होता है, अर्थ होता है नाम। देखिए संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे? संज्ञा की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जाता है। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। देखिए प्राणीवाचक शब्द कैसे होते हैं? बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, रमेश आदि, ये सब प्राणीवाचक हैं। ठीक है, अप्राणीवाचक शब्द, अप्राणीवाचक शब्द पुस्तक, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत आदि। अप्राणी मतलब कि निर्जीव,
ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता। जीवन का मतलब यह है जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, या जिनमें लिविंग होते हैं, लिविंग बीइंग्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। कुछ शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे गणनीय। अब गणनीय यानी कि जिनकी गिनती की जा सकती है, जैसे आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जा सकती है, इसीलिए यह गणनीय है। अगणनीय, अब आप जब इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, क्वांटिटी मेजर की जा सकती है या कुछ और तरीके से, तो वो जैसे दूध, हवा, प्रेम और भाव, ये सब जो है, इसलिए इनको अगणनीय कहते हैं, इनकी गणना की नहीं जा सकती। ठीक है, देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, हमने आपको बताया संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आइए अब हम इन तीनों के बारे में विभिन्न विभिन्न तरीके से, विभिन्न विभिन्न रूप के बारे में हम जान समझ लेते हैं। देखिए पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अब राम एक व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है, टेबल ये किसकी पहचान कराता है, वस्तु की, बैठक का स्थान है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। कुर्सी बैठक का नाम है या बैठने का साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है इसीलिए ये व्यक्तिवाचक है। कार यातायात का साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है, कार एक माध्यम है, इसके कारण यह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है। दिल्ली एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। मुंबई एक राज्य है इसलिए यह किसी समूचे प्रदेश को या किसी को सूचित नहीं करता है, तो इसीलिए यह कहलाता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए जो शब्द संज्ञा का बोध कराते हों, संज्ञा की जाति का बोध करवाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, अब लड़का एक समूह का है, लड़का कोई रमेश, सुरेश या महेश नहीं है, लेकिन लड़का अगर हम कहें तो लड़का एक जाति के बारे में शो कर रहा है कि बॉयज़ की कैटेगरी को शो कर रहा है। अब लड़की कहें तो लड़की कोई पर्टिकुलर लड़की नहीं है, लेकिन वो एक जाति में आती है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन, और जो समूहवाचक होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है आपका इंग्लिश में ग्रामर के हिसाब से। अब जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन में जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को रोक के बैक करके आप देख समझ सकते हैं। ठीक है, गेहूँ, अब द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल देख लीजिए। गेहूँ भोजन की सामग्री है, चावल भोजन की सामग्री, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं आपके। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन या उसे हम समुच्चयवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है या होती है। जैसे सेना, आर्मी, सेना एक ग्रुप है। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक समूह है। ठीक है, पुलिस एक समूह है, डॉक्टर एक समूह है। ठीक है, पायलट एक समूह है। तो इसी प्रकार से कई सारे समूहों को नाम से जाना जाता है, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा, अब हम तीसरी पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए हमने अभी तक 2 पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब हम तीसरे के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, ये सारे के सारे हमारे भाव को प्रकट करते हैं। जैसे ईमानदारी, खुशी, ठीक है, या फिर ऐसे और सारे शब्द होते हैं वो हमारे भावों को प्रकट करते हैं। वह जो है शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा की पहचान क्या है?
ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है, कुछ शब्द अप्राणीवाचक होते हैं, कुछ शब्द गणनीय होते हैं तो कुछ शब्द अगणनीय होते हैं। अब देखिए, प्राणीवाचक संज्ञा हमने ऊपर भी बताया था, अभी फिर से समझ लीजिए। होता क्या, वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, रमेश, चिड़िया आदि उपरोक्त सभी में प्राण हैं, इस कारण यह प्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। अप्राणीवाचक संज्ञा जिस वस्तु में प्राण ना हो, अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, पुस्तक, मकान, पर्वत, हिमालय, ठीक है, या लकड़ी, इस प्रकार से ही वो अप्राणीवाचक होते हैं। अब देखिए गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा जो होती है, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय संज्ञा कहलाती है, यानी काउंटेबल नाउन। जैसे लड़का, पुस्तक, भवन, मेज, गाय, टेबल, पेन, ये सब जिनकी गणना की जा सकती है वो हमारी गणनीय होते हैं। अगणनीय जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, ठीक है, की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहा जाएगा। जैसे दूध, पानी, मित्रता, शत्रुता, है ना, इसकी गणना नहीं हो सकती, इसी प्रकार से हम उसको अगणनीय कहेंगे। भाववाचक शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के द्वारा। देखिए, संज्ञा से भाववाचक शब्दों का निर्माण पुरुष, पुरुषत्व, अब ये आप पढ़ लीजिए इसको, देखिए इसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन से, सर्वनाम से भाववाचक शब्दों का निर्माण, फिर विशेषण से भाववाचक शब्दों का निर्माण, आप पढ़ लीजिए इनको रोक के पॉज करके, फिर अव्यय से भाववाचक शब्दों का निर्माण, ठीक है। फिर संज्ञा का पद परिचय दीजिए। संज्ञा का पद परिचय देते समय वाक्य में आए प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके उसका परिचय बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम इसमें क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, ठीक है। रावण का है इसमें वही है, बाण क्या है इसमें, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कारण, कारक है और साधन के रूप में है। अब हम बात करते हैं, अब जब हमने संज्ञा की बात कर ली, भेदों की बात कर ली उसके, तो हम अब बात करेंगे लिंग, जेंडर के बारे में। जो शब्द स्त्री व पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का ज्ञान कराता है, वो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हम जैसे पुल्लिंग की बात करें तो लड़का और स्त्रीलिंग की बात करें तो लड़की, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत से, देखिए ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। फिर वचन, नंबर क्या होता है, वचन क्या होता है। देखिए, जिस शब्द से एक वचन का होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। मुख्य रूप से एक वचन और बहुवचन को मान्यता प्राप्त है। जहाँ किसी एक व्यक्ति को इंगित किया जा रहा हो वह एक वचन, और जहाँ पर पूरे समाज को इंगित किया जा रहा हो वह होता है बहुवचन। अब जैसे पुस्तक कहें और हम कहें पुस्तकें, तो पुस्तक हमारा एक वचन है और पुस्तकें हमारी बहुवचन है। इसी प्रकार से एक वचन और बहुवचन के शब्द देखिए ढेर सारे दिए हुए हैं। वचन का वाक्य में प्रयोग करना है। उसकी बेटी स्कूल जाती है, तो अब देखिए उसकी यहाँ सिंगुलर है, बेटी सिंगुलर है, स्कूल यहाँ पर तो वो एक विद्यालय है। देखिए ये सिंगुलर सेंटेंस है, अब प्लूरल में इसका कैसे इस्तेमाल होगा। उसकी बेटियाँ स्कूल जाती हैं, उसकी तो उसकी ही रहा, लेकिन बेटी का नंबर बदल गया। फिर कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण जो है यहाँ पर वो है कारक। मैं कलम से लिख रहा हूँ, कलम क्या है, कारक है। पेड़ से फल गिरते हैं, ये फल कारक है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही आगे देखेंगे कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक, ठीक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रकार के हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है। कर्ता ने कर्म को करण से, के और के साथ, ठीक है। संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से
और संबंध कारक का, के, की, इस प्रकार से जब आते हैं इनमें तो ये इसका बोध कराते हैं। ठीक है। अधिकरण कारक उसमें आता है में और पर। संबोधन कारक में आते हैं हे, हरे। ठीक है। कारक के महत्वपूर्ण पहचान, कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। कर्म अगर बात करें तो क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है। अगर करण की बात करें तो क्रिया के का साधन या उपकरण होता है। संप्रदान जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए वह होता है। ठीक है। अपादान जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। संबंध जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अधिकरण जो क्रिया के आधार पर का बोध करवाए, या संबोधन किसी को पुकार का संबोधन किया जाए। तो देखिए आज हमने ये बहुत सारी जानकारियाँ संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार, और हमने इसमें और भी चीज़ें जानी, जैसे कि हमारी किस प्रकार के वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं, नंबर्स के बारे में जाना। ठीक है। उसके बाद हमने आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि आपने जानी थी लेकिन उसको विधिवत रूप से नहीं जानी थी। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सब जान जाएंगे। कारक के चिन्ह, कारक की पहचान, ये सब हमने आपको इसमें बोध कराया। ठीक है। जेंडर्स के बारे में बताया। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो जो है एक ग्रामर का पोर्शन है। इसे आप अच्छे से देखें, सुने, समझें, और यदि कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।